हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें इस कोर्स में हम फटाफट बहुत सारी हिस्ट्री की डिटेल्स पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और धीरे धीरे मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखने के लिए भी पॉइंट आउट करूंगी। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप एकदम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री पढ़ना तो एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा है, पर ज़्यादा डिटेल्स आपको इससे शायद नहीं मिलेंगी। एनीवे, शुरू करते हैं। हम यूरोपियंस के अराइवल से शुरू करते हैं। कब आए वो, कैसे आए, क्यों आए, क्या स्टेटस था यूरोप में, इंडिया आने की कैसे सोची उन्होंने, ये वाली बातें शुरू करते हैं। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री में किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, मास्टर शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी से जो यूके में है, ह्यूमन राइट्स में किया है। और अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इस यूजर लिंक पे, और प्लीज रेट रिव्यू रेकमेंड जरूर करिए अगर आपको पसंद आए। तो जो दुनिया थी 15 सेंचुरी में, यानी कि 1400s में, तो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। क्या क्या था उस समय, व्हाट ऑल कैन यू थिंक अबाउट इट। ट्रेड कहाँ हो रही थी, क्या आर्ट एंड कल्चर उस समय कैसा था, यूरोप उस टाइम पे कैसा था, इंडिया उस टाइम पे कैसा था। तो अगर इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम सोचे तो हमें थोड़ी ओवर आर्चिंग आइडियाज़ रियलाइज होते हैं, जबकि ऑफ कोर्स जनरलाइज करना किसी भी टॉपिक में थोड़ा रिस्की होता है, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए जनरलाइज ज़रूर करते हैं। तो 15 सेंचुरी में फ्यूडलिज्म का टाइम था, कैपिटलिज्म का टाइम नहीं था। डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड, ये सारे आइडियाज उस समय उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे। यूरोप उस समय पूरा का पूरा फ्यूडल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, तो जिस प्रकार से आजकल हम टेक्नोलॉजी और साइंस का उपयोग करते हैं वो उस समय नहीं था। और अगर हम देखें आर्ट एंड कल्चर, तो रेनेसॉ का टाइम था वहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत रेनेसॉ के बारे में खोल के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्यों था, क्या हुआ था उसमें, क्या सच में रेनेसॉ थी। यूट्यूब पे भी इस क्वेश्चन पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो आप इजीली देख सकते हैं। फिर इंडिया में क्या था उस समय, तो 15 सेंचुरी में इंडिया में सल्तनत का रूल था नॉर्थ इंडिया में, और ऑफ कोर्स बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स भी थे। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ सल्तनत का रूल था या सिर्फ मुगल्स थे या कभी भी सिर्फ ब्रिटिश थे, क्योंकि इससे एक बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड पर्सपेक्टिव मिलता है। तो इसीलिए उस बात को इंडिया के बारे में हमेशा याद रखिएगा। फिर और देखते हैं, इस समय चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, उधर ट्रेड बहुत हो रहा था, एंड ट्रेड के जो रूट्स थे वो धीरे धीरे बहुत खुल रहे थे। क्योंकि क्या हुआ था कि 14-15 सेंचुरी में एक ऑटोमन एम्पायर आया मिडल ऑफ यूरोप में। तो वहाँ पर यूरोप और एशिया के बीच में जो एरिया है बिटवीन, जो जिसको हम आजकल टर्की कहते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के ऑक्यूपेशन से सारे के सारे ट्रेड रूट्स जो नॉर्मल थे इंडिया और मतलब साउथ एशिया और यूरोप के बीच में, वो ब्लॉक हो गए। तो इसीलिए लोग बाकी ट्रेड रूट्स, सी रूट्स ढूंढने की वजह से थोड़ा साइंस में भी रेवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, और ट्रेड का तो पूरा ही रेवोल्यूशन हुआ, और इसकी वजह से ट्रेड रूट्स नए खुलने लगे और दूसरे प्रकार की, एक दूसरे ही प्रकार की रियलिटी हो गई। ट्रेड सिर्फ ट्रेड की जगह इतनी दूर दूर हो गया, तो सेटलमेंट्स की रियलिटी हो गई ट्रेड में। फिर आते हैं यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चर्च का बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस था, वो भी कैथोलिक चर्च का। आपको पता होगा कि जैसे हिंदुइज्म और इस्लाम में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं। फिर रेनेसॉ के बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़िएगा, आर्ट और रोम और डाविंची, माइकलैंजेलो, कौन थे ये लोग। फिर कुछ सेंचुरीज बाद एनलाइटनमेंट का टाइम आया, दिस वॉज 1800s के आसपास, तो ये थोड़ा लेट है। देन केम एज ऑफ एनलाइटनमेंट, मतलब कुछ सदियों के बाद। फिर वॉयजेस स्टार्ट हुई, तो वॉयजेस एज ऑफ एनलाइटनमेंट के पहले स्टार्ट हुई थी। ये स्लाइड्स मैंने नहीं प्रिपेयर कर रही हैं गाइस, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। वॉयजेस रेनेसॉ के साथ स्टार्ट हुई थी, और जो चर्च था उन्होंने एक एक्टिव इंटरेस्ट लिया वॉयजेस को शुरू करने में, क्योंकि उस समय
वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी और भी ज़्यादा स्प्रेड हो। तो जो वेस्टर्न पार्ट्स थे स्पेन के और ईस्टर्न पार्ट्स थे पोर्चुगल के, बेसिकली जो कम्प्लीटली, ये तो एक पेनिनसुलर एरिया है ना स्पेन और पोर्चुगल का, तो वहाँ से इतना ज़्यादा उनके पास पोर्ट्स वगैरह का एक्सेस था कि उन्होंने सी रूट्स एक्सप्लोर करना शुरू करा। फिर वास्को डिगामा पहले इंसान थे जिन्होंने शिप लीड करी और इंडिया में पहुंचे। वो पोर्चुगीज थे और वो क्या चाहते थे, वो पेपर चाहते थे। पेपर को वो लोग ब्लैक गोल्ड कहते थे, बहुत ज़्यादा डिमांड में था उस समय पेपर, और इंडिया में ग्रो होता था, इंडिया में बहुत प्रेवलेंट था, तो वो इंडिया से पेपर की ट्रेड करना चाहते थे। और क्यों चाहते थे? बस पेपर का टेस्ट अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा पसंद था लोगों को। फिर वो कहाँ पहुँचे जब पोर्चुगीज़ आए, वास्को डिगामा की शिप आई, तो वो पहुँचे केरला में, कैलीकट में, और वो शिप्स के थ्रू आए, और वो मई 1498 में आए थे। तो ये बात हमें सोचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 1498 मतलब बाबर से भी पहले, बाबर भी तो 1500s में आए हैं, 1520s में। सो इसीलिए हमें सोचना है कि ये जानने की ज़रूरत है कि यूरोपियंस केरला आए, मतलब कि इंडिया आए मच बिफोर मुगल्स दिल्ली आए। तो इससे हमें फिर एक और ये रीएनफोर्समेंट होता है कि एक जो आर्बिट्री भाग किया है लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री का, कि पहले हिंदू रूल था, फिर मुगल रूल था, यानी कि मुस्लिम्स का रूल था, और फिर यूरोपियंस का रूल था। तो ये जो भागा है ये बहुत ज़्यादा आर्बिट्री है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्स था, इतना ज़्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट था, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी कि आप जनरलाइज करके कह ही नहीं सकते कि एंशियंट वाज हिंदू, मेडिवल वाज मुस्लिम एंड मॉडर्न वाज ब्रिटिश। ये बात कहना गलत माना जाता है आजकल के हिस्टोरिकल सर्कल्स में, और प्रिमिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री टाइप्स कहा जाता है इसको। पर इससे फिर आप प्लीज़ ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग टाइम था वो। देन वास्को डिगामा जब कैलीकट पहुंचे तो क्या हुआ? तो कैलीकट एक एरिया था जिसके रूलर थे समूर्थी, जिनको जामोरिन भी कहते थे, और वो बहुत सारे कस्टम्स वगैरह लेवी करते थे पोर्चुगीज पे। ट्रेड बैरियर्स थे बहुत, फ्री ट्रेड का तो ज़माना ही नहीं था वो, और इसीलिए काफ़ी सारे क्लैशेस भी हुए उनके बीच में, क्योंकि पोर्चुगीज़ चाहते थे कि वो पूरी की पूरी इंडियन ओशन की ट्रेड, जो कैलीकट के कोस्ट और अफ्रीका के कोस्ट तक है, वो पूरी ट्रेड को कंट्रोल करें, और ज़्यादा उनके ऊपर ड्यूटीज़ ना लगें, और फ्री ट्रेड हो, सब जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती थी पोर्चुगीज़ के लिए, वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते थे। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे और केरला के और बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट्स कॉन्कर किए। कोलम गए, और कोलम का जो पोर्ट था उसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था, उसको एक टाइम पे फाइनेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड भी माना जाता था, और वहाँ से पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट को कॉन्कर किया। और कौन लीडर था उनका? तो एक थे एल्मेडेली, फिर एल्बुकर्क, काफ़ी अलग अलग लीडर्स थे उनके। और फिर जब वो गोवा में आए तो वो सेटल हो गए, उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनाई, वहाँ पर सिटीज़ बनाई, और इसकी वजह से काफ़ी इंटरमिक्सिंग भी हुई। वो इंडियंस के साथ शादी करने लगे, बच्चे करने लगे, तो काफ़ी रेशियल इंटरमिक्सिंग भी हुई उस समय। फिर क्या इफेक्ट था पोर्चुगीज का इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इंडियन ओशन में नेवल सी रूट्स ढूंढ लिए उन्होंने, और एक नेवल प्रेजेंस आ गई। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा था कि वो पूरा का पूरा इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहते थे, तो उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी प्रेजेंट थी वहाँ पे। और अगर कोई फ्री मूवमेंट होता था सी में पहले, तो वो अब कम होने लगा, क्योंकि पोर्चुगीज डोमिनेट करने लगे सी ट्रेड पूरी की पूरी इंडिया की। और अगर कोई मतलब वो कंट्रोल करने लगे सी रूट्स, अगर कोई और शिप आती है तो उसको रोकने के की पावर थी उनमें। और मुगल्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, क्योंकि सूरत में भी वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे थे। और फिर अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा गोवा की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप। कोंकणी ब्राह्मण्स कौन से फूड आइटम्स लाए पोर्चुगीज इंडिया में, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो आप देख सकते हैं इसको।
और उरुमी है एक मलयालम मूवी, तो उसको देखेंगे तो शायद आपको इस टाइम की हिस्ट्री का और अच्छा रियलाइजेशन होगा। फिर बॉम्बे की बात करते हैं। तो बॉम्बे की बात हम पोर्चुगीज के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली बॉम्बे एक पोर्चुगीज एरिया था, पर जब कैथरीन ऑफ पोर्चुगल की शादी हुई चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड में, तो डाउरी की तरह पोर्चुगीज ने सदर्न बॉम्बे को इंग्लैंड को दे दिया, और पोर्चुगीज के हाथों से इंग्लिश के हाथ में चला गया बॉम्बे एज फॉर्म ऑफ डाउरी। और इसके बाद इंग्लिश क्राउन ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इसीलिए बॉम्बे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी कॉलोनियल इंडिया की, जो ब्रिटिश रूल की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी। ऑफ कोर्स बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट बॉम्बे की कहानी ये है कि वो डाउरी में इंग्लिश को गई। फिर दिल्ली दूसरी हाथ पर एक सीट ऑफ पावर था बहुत सालों से, पृथ्वीराज चौहान के टाइम से, फिर सुल्तान ऑफ दिल्ली, फिर मुगल, फिर लेटर पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके अनलमेंट के बाद ब्रिटिश का भी सीट ऑफ पावर था। और ऑफ कोर्स आजकल तो हमारी राजधानी है ही दिल्ली। तो ऑलमोस्ट 800 इयर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर की हिस्ट्री है दिल्ली की। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे हमें सब पता होनी चाहिए। फिर आते हैं डच के पास। डच पहले थे जो कंपटीशन के तौर से आए थे पोर्चुगीज इंडिया में। तो डच ने क्या किया, डच के पास भी बहुत स्ट्रांग नेवी थी, स्ट्रांग आर्मी थी, इसीलिए वो पोर्चुगीज के साथ compete कर पाए। पर ऑफ कोर्स जो इंडिया के नेटिव रूलर्स थे, किंग्स थे, उन्होंने भी उनको बहुत रेजिस्ट किया। जैसे कि महातंड वर्मा ऑफ ट्रैवनकोर, उन्होंने डच को हराया बैटल ऑफ कोकाचेल में। और पर डच ने कोचिन, कोल्लम, कन्नूर, कोंदपुरा, पुनानी, कयालकुलम वगैरह जगहों को काफ़ी कंट्रोल किया, और सूरत को भी काफ़ी दिनों तक कंट्रोल किया। तो डच भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस थे। पर धीरे धीरे डच की जो हिस्ट्री थी वो यूरोपियन हिस्ट्री के साथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप में कुछ कुछ जो वॉर्स हो रही थी उसमें ब्रिटिश और डच की राइवलरी थी, और उन्हीं वॉर्स को रिजॉल्व करते करते ऐसा डिसाइड हुआ कि जो इंडिया की कॉलोनीज हैं वो ब्रिटिश संभालेंगे, और जो इंडोनेशिया वगैरह की कॉलोनीज हैं और ईस्ट एशिया की हैं वो डच के हाथ में जाएगी। इसीलिए ये एक आइडिया यूरोप की हिस्ट्री के साथ देखना पड़ेगा हमें। फिर क्या हुआ, फिर फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, और इनकी वजह से पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स यानी कि कर्नाटिक वॉर्स को प्लीज़ बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर प्री से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। सो ऑफ कोर्स मैंने तो कोर्स पूरा बनाया है कर्नाटिक वॉर्स पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड अलग से अगर आपको कहीं और से नोट्स पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं ऑफ कोर्स, बट कर्नाटिक वॉर्स देख लीजिएगा। और फाइनली इंग्लिश डोमिनेंस हुई, तो इसके बारे में अब हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ रेट, रिव्यू और रेकमेंड ज़रूर करिए। हाय एवरीवन, हम क्रैश कोर्स का सेकंड लेसन देखते हैं, जिसमें हम इंग्लिश, फ्रेंच और कर्नाटिक वॉर्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर से किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, और ये कोर्स मैं प्रेजेंट करूँगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश इन इंडिया कब आए, वो लोग कब आए इंडिया को। तो इंग्लैंड में क्या हो रहा था ये देखना पड़ेगा। उससे पहले सबसे पहले इंग्लैंड में एक कमर्शियल रेवोल्यूशन हुई थी, जो एक टाइम था जब यूरोप में इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत हो रहा था, और कॉलोनियलिज्म, मर्केंटलिज्म, ये सारी चीज़ें शुरू हो रही थी अप्रॉक्सीमेटली 13th सेंचुरी यानी कि 1200 टाइम पे। तो इन सब की वजह से एक बहुत बड़ा फोर्स दिया कमर्शियल रेवोल्यूशन ने टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिससे सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्कर्स का पुलिंग लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ये वाला काम हुआ। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें एक साथ हुई, कमर्शियल रेवोल्यूशन को फॉलो किया। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन बहुत पहले था, अप्रॉक्सीमेटली 1200s में, 13th सेंचुरी में, और उसके बाद हुई हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पर उससे बीच में क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कमर्शियल रेवोल्यूशन के बीच में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी अबाउट 1800, तो वो 500 साल में धीरे धीरे यूरोप की कॉलोनीज बढ़ी, मार्केट बढ़ा, इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत हुआ। जो कहानी जिसमें इंग्लिश इन इंडिया आते हैं उस कहानी में, तो कॉलोनीज बढ़ी तो कहाँ बढ़ी? ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी उनकी इंडिया, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है।
इसमें एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जॉन मिल्डन हॉल। वो आए थे इंडिया, ईस्ट यूरोप, पर्शिया, आगरा, लाहौर, बहुत ट्रैवल किया उन्होंने और पहुंचे थे ये इंडिया। एक्चुअली पहली जो इंडिया में रिकॉर्डेड ग्रेव है इंग्लिशमैन की वो जॉन मिडल हॉल की है। बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉप पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि कमर्शियल रेवोल्यूशन के 500 साल बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और उसके बीच में बहुत ज़्यादा कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ था। कॉलोनियल एक्सपेंशन इंग्लिश का इंडिया में कैसे होना शुरू हुआ, जब 1600 में 1600 ईयर में क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ऑफ मोनोपोली दिया था इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। मोनोपोली मतलब एक ही इंसान को राइट है इंडिया में ट्रेड करने का, और वो कौन सा है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी इंसान नहीं कंपनी। और यहाँ पे दो हमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में जानना जरूरी है। एक है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1609 में आए थे इंडिया, जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे तो उनने फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी सूरत में। अब इधर हमारा प्री के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंग्लिश आए थे इंडिया में जहांगीर के रूल के टाइम पर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्री में एक बार पूछा गया है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली पॉइंट आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट, जॉन रो भी आए थे एक फ्री ट्रेड और लाइसेंस के लिए इंडिया में 1615 में। फिर इंग्लिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ, तो 1616 में उन्होंने एक नई फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। फिर कुछ सालों बाद उनके ट्रेड लिंक्स बंगाल के साथ स्थापित हुए और शाहजहां का एक फरमान था जिन्होंने काफ़ी फ्री ट्रेड राइट्स दिए उनको काफ़ी जगहों पे 1651 में, और 1662 में उनको बॉम्बे भी मिली डाउरी की तरह। 1691 में औरंगजेब ने भी उनको परमिशन दी कि बंगाल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं बिना ड्यूटीज़ के। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री ट्रेड का जो आइडिया है वो अभी बन रहा है। आजकल भी हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि इधर बैरियर कम होने चाहिए, उधर ड्यूटीज़ कम होनी चाहिए। तो ये सारी बातें 400 साल पुरानी हैं, तब से चल रही हैं। इंग्लिश तब भी और इसी टाइप की चीज़ों के लिए नेगोशिएट कर रहे थे और हम भी फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे हम लोग को ट्रेड से प्रॉफिट होगा। फिर फाइनली फर्रुखसियार का जो फरमान था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अलग से गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए, विकीपीडिया पेज देख लीजिए या फिर मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। तो थोड़ा फर्रुखसियार के फरमान से इंग्लिश को जो जो राइट्स मिले हैं वो जानने की ज़रूरत है आपको, वो प्री में आ सकता है मेरे हिसाब से। फिर हम देखेंगे कि ये जो फर्रुखसियार की फरमान से इंग्लिश को बहुत सारे फ्री ट्रेड राइट्स मिले, उसकी वजह से एक लड़ाई की बात कैसे बन गई, ये वाली फरमा की बात। अब ये क्या है, इतना लंबा सा फ्रेंच का नाम मैं प्रोनाउंस करना ट्राई भी नहीं करूँगी, पर मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको बता सकती हूँ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अजीब सा नाम। तो ये आखिरी आए थे इंडिया में, तो ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे। सबसे लास्ट में कौन आए थे, फ्रेंच आए थे। तो ये दे वर द लास्ट इन द गेम, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड एफर्ट दिया था इंडिया को अच्छे से कॉलोनाइज करने का। बट ऑफ कोर्स वी नो कि इंग्लिश ही एंड में कॉलोनाइज कर पाए। पर ये लोग कब आए, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1642 में और वो 1664 में उसका थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन हुआ, मैडागास्कर गई। बट फाइनली 1667 में फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया की तरफ और सूरत में उनका पोर्ट बना। 1668 में उनकी फैक्ट्री सेटअप हो गई, 67 में आए थे वो लोग। फिर सूरत से वो धीरे धीरे एक्सपैंड करे, मसूलीपट्टनम गए। इफ़ यू रिमेंबर, ब्रिटिश की भी एक एस्टैब्लिशमेंट थी मसूलीपट्टनम में और उनका पहला फोर्ट फैक्ट्री भी सूरत में थी। तो ये लड़ाई की झगड़े की बात हो गई थी। फिर पौंडीचेरी, चंद्रनगौर जो बंगाल में है, ऐसे धीरे धीरे उनकी फैक्ट्री स्थापित हुई। और यूरोप में अभी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है, कमर्शियल रेवोल्यूशन, रेनेसॉन्स, ये सारी बातें चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स में है यूरोप की इकोनॉमी। और क्योंकि इतने सारे यूरोपियंस इंडिया में आ चुके हैं तो उसकी वजह से वो सारी लड़ाइयाँ जो यूरोपियंस के बीच में हो रही हैं वो इंडिया में भी हुई। और 1742 में एक जोसेफ फ्रांको डुप्ले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, तो वो आए और वो एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस
इंसान थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी फ्रेंच की कॉलोनीज को एक्सपैंड करने के लिए, इसलिए उनको विलन कहा गया है। बट ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम उनको विलन नहीं कह सकते हैं। इस टाइप का वैल्यू जजमेंट देना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से गलत माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से वैल्यू जजमेंट देकर हम उस हिस्ट्री की सोसाइटी, उस हिस्ट्री के आर्किटेक्चर को, सोशल फैब्रिक को अंडरमाइन कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। और आज की वैल्यू जजमेंट जिसमें एक्सपेंशन बुरा माना जाता है, वो वाली वैल्यू जजमेंट 300 साल पुरानी हिस्ट्री पे डाल रहे हैं, है ना। उस समय हमेशा थ्रू आउट हिस्ट्री एम्पायर बना कैसे है, तो धीरे धीरे एक्सपैंड करके बने हैं। तो उस समय इनको हम विलन नहीं कह सकते। उस समय के हिसाब से ये एम्बिशियस हुए, उस समय के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हुए फ्रेंच एम्पायर को बढ़ाने, तो फ्रेंच नेशनलिस्ट हुए वो उस समय के हिसाब से। पर ऑफ कोर्स आज की हिस्ट्री से, आज की नज़रों से अगर हम 300 साल पहले देखें और पता करें कि इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंशन किया, जिसको अब हम ब्रूटल एक्सपेंशन, वॉर, पिलेज कहते हैं, तो उस हिसाब से हाँ विलन कह सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी टर्म यूज़ करें हिस्ट्री में या लिखें, तो उसके बारे में 10 बार सोचिए कि क्या ये वैल्यू जजमेंट जो हम आज दे रहे हैं वो 100 साल पुरान पहले भी वही थी। आज जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश हिंदी तो ही या शील करके लिखते हैं, पर अगर आप 50 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखें तो हमेशा हर जगह ही करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे, पर उस समय की लैंग्वेज ही वैसे नहीं थी कि आप दोनों जेंडर्स के प्रोनाउंस को इंक्लूड करें या फिर सारे जेंडर्स के प्रोनाउंस को इंक्लूड करें। तो जिस हिसाब से प्रोनाउंस के बारे में हम 10 बार सोचते हैं, वैसे हमें बाकी के वैल्यू टर्म्स के बारे में भी 10 बार सोचना पड़ेगा। एनीवे, ये भाषण खत्म हुआ, हिस्ट्री के साथ वापस शुरू करते हैं। तो जैसे फ्रेंच के एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट लीडर थे जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले, वैसे इंग्लिश के भी थे रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास के गवर्नर थे और फिर वो धीरे धीरे बैटल ऑफ प्लासी के पहले बंगाल भी पहुंचे थे। पर ड्यूप्ले की पॉलिसी क्या थी? वो बहुत ज़्यादा इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी। वो इंडिया में अपने प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते थे, अपनी कॉलोनी बढ़ाना चाहते थे। ऑस्ट्रिया में एक लड़ाई चल रही थी वॉर ऑफ सक्सेशन की, और एक 7 साल की वॉर भी चल रही थी। तो उन दोनों में फ्रेंच और इंग्लिश अपोजिंग साइड्स पे थे, तो उसकी वजह से इंडिया में भी वही वॉर शुरू हुई, और उसके साथ शुरू हुए हमारे पहले, दूसरे और तीसरे कर्नाटिक वॉर। तो कर्नाटक है कहाँ? यही लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक कर्नाटका की तरह साउंड करता है, तो हमें लगता है कर्नाटका में है, पर नहीं, वो तमिलनाडु में है। और औरंगजेब ने एक्सपैंड किया था साउथ तक, और उसके बाद एक नवाब वहाँ पे प्लेस किया था। और ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई कर्नाटक में ही हुई। जुल्फ़िकर अली खान एक जगह थी आरकॉट, वहाँ पे रूल करते थे नवाब की तरह, पर वहीं पे वॉर हुई। तो आरकॉट कहाँ है? वेल्लोर के पास है, 100 किलोमीटर दूर चेन्नई से है। तो ज्योग्राफी प्लेस कर ली। अब थोड़ी वॉर देखते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई 1746 और 1748 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये थोड़ी क्रोनोलॉजी याद करने के लिए। तो अगर आपको ये भी नहीं याद है 46 से 48 हुई, तो ये याद करिए कि 1740s में हुई है ये वॉर। और क्या हुआ? तो फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर किया और ब्रिटिश ने पौंडीचेरी को अटैक किया, पर पौंडीचेरी को कैप्चर नहीं कर पाए, पौंडीचेरी से वापस आना हुआ। और फाइनली एक ट्रीटी थी ला शपेल की, जिसकी वजह से मद्रास वापस ब्रिटिश को चला गया। और क्योंकि आपको पता है ये वर्ल्ड वॉर्स हैं, ये यूरोप की लड़ाइयाँ हर जगह उनके कॉलोनीज में चल रही हैं। तो जैसे कर्नाटक में हो रही थी, वैसे कनाडा में भी हो रही थी। तो क्यूबेक जो फ्रेंच टेरिटरी थी, वो वापस दे दी गई फ्रेंच को ही लड़ाई के बाद। ट्रीटी ला शपेल से खत्म हुई हमारी पहली कर्नाटक वॉर। फिर क्या हुआ सेकंड कर्नाटक वॉर में? ये 1749 से 1754 के टाइम पर हुई, और फ्रेंच ने आरकॉट को अटैक किया, जो एक ब्रिटिश टेरिटरी ऑलमोस्ट बन चुका था, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उधर। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश को लीड किया और फ्रेंच को पीछे कर दिया, हरा दिया थोड़ा थोड़ा। और अब हमारे पास है कि ब्रिटिश आरकॉट में नवाब को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और फ्रेंच जो है वो हैदराबाद के नवाब को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पर ड्यूप्ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, उनको वापस बुला लिया फ्रांस में, और हुई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिससे हमारी सेकंड कर्नाटक वॉर खत्म हुई। पहली खत्म हुई थी ला शपेल से, और दूसरी खत्म हुई पौंडीचेरी की ट्रीटी से। फिर फाइनली तीसरी, जिसमें फ्रेंच हार गए, उस समय पे बैकग्राउंड में 7 इयर्स वॉर चल रही थी।
और चंद्रनगौर जो बॉम्बे में टेरिटरी थी फ्रेंच की, और मद्रास, दोनों को ब्रिटिश ने कैप्चर कर दिया और लड़ाई हुई। और फाइनली बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में भी इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में की, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा ताकि दिमाग में सेट हो जाएगी। थर्ड कार्नाटिक वॉर में हुई थी। थर्ड कार्नाटिक वॉर कब थी, तो मैंने 7 Years वॉर आपको पहले दिखाया था, तो खुद आप डिड्यूस करिए कब हुई थी कार्नाटिक वॉर। और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, जिसकी वजह से फ्रेंच की पार लिमिट कर दी, उनको फोर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं थे, और फाइनली वो पौंडीचेरी में ही रह गए। फिर फ्रेंच क्यों हारे और ब्रिटिश क्यों जीते? क्योंकि फ्रेंच की जो कंपनी थी वो स्टेट अंडरटेकिंग थी, तो वहाँ पे बहुत रेड टेपिज्म था, जल्दी से डिसीजंस नहीं ले सकते थे। जबकि इंग्लिश की कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी थी, तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो डिसीजन सीक्वेंस उनका जल्दी था। और फ्रेंच की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा और जगहों को कॉन्क्वेस्ट करने में भी लगी थी, जबकि ब्रिटिश ज़्यादा इंडिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड थे, और ब्रिटिश के पास नेवल और मिलिट्री सुपीरियरिटी भी थी फ्रेंच से कंपेयर। तो इसीलिए फाइनली इंग्लिश जीत गए और फ्रेंच हार गए, और इंडिया बन गई धीरे 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 एक प्रॉपर ब्रिटिश कॉलोनी। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ रेट, रिव्यू, रेकमेंड ज़रूर करिए। थैंक यू। हाय एवरीवन, ये हमारा तीसरा लेसन है क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और इसकी प्रस्तुति मैंने नंदी महाराज ने करी है, और इसमें हम नेटिव इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया था लेडी श्री राम कॉलेज से। तो शुरू करते हैं। औरंगजेब तक तो हम जानते हैं कि मुगल इंडिया था, मुगल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, सेंट्रलाइज था, पर औरंगजेब के बाद क्या हुआ और ब्रिटिश पावर कैसे जमी इंडिया में, इस बात को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले तो ये आइडिया था कि जो 18th सेंचुरी है या 1700s का जो टाइम है, उस समय बहुत ज़्यादा इकोनॉमी खराब थी, शैम्बल्स में थी। पर आजकल के हिस्टोरियंस कहते हैं कि उस समय इकोनॉमी खराब नहीं थी, पर बदल रही थी एक प्रकार की इकोनॉमी से दूसरे प्रकार की इकोनॉमी तक। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुगल एम्पायर बहुत सेंट्रलाइज था, पर मुगल्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, जैसे कि सुबास जो थे उनके प्रोविंसेस टाइप, वो पावरफुल हो गए, तो उनकी ऑटोनॉमी उभरती आई और पावर उनके पास चली गई सेंटर से। तो ये एक चेंज हुआ था, और ये इसको हम गंदा या अच्छा का वैल्यू नहीं दे सकते हैं, ऐसे कहते हैं। और ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो औरंगजेब की डेथ जो 1707 में हुई थी, उसके बाद मुगल किंगडम जो था वो शेक करने लगा, वो कमज़ोर होने लगा। और इस बातों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो बर्नियर और ट्रेवर्नियर, ऐसे बहुत सारे और ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इन बातों के बारे में लिखा है। बर्नियर, ट्रेवर्नियर को प्लीज़ एक बार गूगल कर लीजिएगा, उनका बस विकीपीडिया का इंट्रोडक्शन टाइप्स पढ़ लीजिएगा, ताकि थोड़ा और क्लू रहे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में इनको मेंशन किया है, इनके बारे में कुछ कुछ कॉलम्स डेडिकेटेड हैं, तो वो हमारी फैक्ट बुक तो है ही बेसिक, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा बर्नियर ट्रेवर्नियर देख लीजिएगा। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ गई, स्टेट्स पावरफुल हो गए, और इंडिया का पावर सेंटर क्या था 1757 के पहले? अब देखते हैं। 1757 तो हमें पता है बैटल ऑफ प्लासी हुई। फिर 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई, उन बीच के जो 50 साल थे, क्या था उस समय? तो इसमें क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे, एक्चुअली तो बहुत बड़े थे, पर पूरे इंडिया के कंपेयर छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, उनसे ब्रिटिश की लड़ाई हुई, कॉन्क्वेस्ट हुई, अलग अलग तरीकों से इन जगहों को कॉन्कर किया गया। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। और कौन से थे? देखिए, पंजाब का एक किंगडम टाइप का था, अवध का था, बंगाल का था, और अब बंगाल ऑफ कोर्स बांग्लादेश का भी पार्ट इंक्लूड करता है। मराठास का किंगडम था, मैसूर था, और हैदराबाद था। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा। बंगाल जो था वो बहुत ज़्यादा और बहुत रिच प्रोविंस थी, इसीलिए ब्रिटिश को उनसे इतना प्यार ही हो गया था, वहाँ पे बस ही गए वो लोग, है ना। तो वो ब्रिटेन से भी ज़्यादा बड़ा था एक्चुअली। बंगाल की जो हमारी छोटी सी प्रोविंस थी, वो पूरे ब्रिटेन से ज़्यादा बड़ी थी, और उसका कैपिटल था मुर्शिदाबाद, और रूलर थे मुर्शिद कुली खान। तो इस टाइप की चीज़ें प्री के लिए थोड़ी पॉज करके इंटरनलाइज कर लीजिए, ताकि भूले ना, कभी आंसर दिखे सामने ऑप्शंस में आप आइडेंटिफाई कर लें।
फिर मॉडर्न डे के हिसाब से बंगाल की टेरिटरी क्या थी, तो बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, मतलब पूरा का पूरा वो एरिया को हम बंगाल कह रहे हैं अभी। देन आते हैं हैदराबाद। तो ये औरंगजेब के डेक्कन कॉन्क्वेस्ट के बाद फॉर्म हुआ था ये एक मुगल सूबा। ऑफ कोर्स पहले तो औरंगजेब से पहले पूरा का पूरा जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं वो इतना ज़्यादा मुगल के कंट्रोल में नहीं था, पर औरंगजेब के टाइम पे उनके कंट्रोल में आया। और इसके काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी मराठास और मैसूर्स के साथ। कैपिटल ऑफ कोर्स हैदराबाद सिटी, और इम्पोर्टेंट रूलर थे किलिच खान, और काफ़ी लास्ट तक इन्होंने इंडिपेंडेंस मेंटेन करी थी। ये तो आप जानते हैं, पर इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करी, थोड़ी थोड़ी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करके इंडिपेंडेंस मेंटेन हुई थी। पर नवाब यहाँ के हमेशा टॉप नॉच रूलर ही थे उनके। फिर अवध पे आते हैं। अवध तो फेवरेट एरिया मेरा, लखनऊ दिल्ली के आसपास वाला, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार है इस एरिया से। तो ये कहाँ है, दिल्ली के पास है, और कैपिटल लखनऊ है, और ऑफ कोर्स यहाँ इतना पास है दिल्ली के, तो बहुत ज़्यादा मुगल रूल वहाँ पे एंट्रेंच्ड है। एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं यहाँ के सादत हसन खां, और ब्रिटेन को काफ़ी इंटरेस्ट था अवध वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि अगर आप मैप देखें तो अगर कोई लैंड रूट से इंडिया आने की कोशिश करे तो बंगाल से पहले उन्हें अवध ही मिलेगा। तो बंगाल को बचाने के लिए उन्हें अवध को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा चाहते थे। फिर आते हैं मराठास के पास। तो मराठास इतने ज़्यादा पावरफुल थे, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेरिटरी उनके, कि लोग सोचते थे कि यही होंगे नेचुरल सक्सेशन मुगल्स के बाद। काफ़ी हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि अगर यूरोपियन इंटरफेरेंस नहीं होता तो मराठास के पास पावर जाती, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था। मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा है क्या क्या मराठा पॉलिटिक्स था, आप देख सकते हैं मेरे कोर्सेज ऑफ कोर्स। और जो नेचर था उनका एम्पायर का वो भी थोड़ा सा उतना यूनिफाइड नहीं था, कॉन्फेडरेसी थी, छोटे छोटे पेशवाज की और होलकर्स की एट्सेट्रा, 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली थी, और बाकी छोटी छोटी फैमिलीज भी थी। पर कैपिटल था इनका सतारा में, जहाँ पे किंग होता था, और पूना में पूना से इनका पेशवा होता था। तो बस आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट्रलाइज टाइप है, इस टाइप में नहीं कि लेयर्स हैं उनकी पॉलिटी में, पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड है टॉप पर टॉप उनका डिसेंट्रलाइज्ड है, एक जगह नहीं है, काफ़ी जगह है कि जहाँ से सेंटर ऑफ पावर है। ओके, आजकल हम डिसेंट्रलाइजेशन कैसे मानते हैं कि सेंटर होगा, उसके अंदर होंगे स्टेट्स, उसके अंदर होंगे छोटे छोटे पंचायत वगैरह, पर ऐसा नहीं है, छोटे छोटे अलग अलग पावर पॉइंट्स हैं सेम लेवल पे। तो इसकी वजह से थोड़ा इनका जो नेचर था एम्पायर का, इसकी वजह से ये पूरा इंडिया कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाए, पर काफ़ी किया था इन्होंने। और इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं शाहू महाराज जो राजा थे, और बालाजी विश्वनाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पेशवा हैं। फिर मैसूर पे आते हैं। इन्होंने भी एक बहुत टफ फाइट पुटअप करी ब्रिटिश के अगेंस्ट। मैसूर ऑफ कोर्स कर्नाटक वाला रीजन, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया था। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स कोस्ट पे है, और जो स्पाइस ट्रेड होती थी पूरी मालाबार कोस्ट के थ्रू, वो कंट्रोल करता था मैसूर का किंगडम। सिरंगीपट्टनम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी यहाँ की, जहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम। कमेंट्स में लिखिए कि कौन से वॉर के बाद वो साइन हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो रूलर्स थे जैसे कि चिक्का कृष्णा राजा, और हैदर अली, और टीपू सुल्तान, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और तीनों मैसूर वॉर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जिनसे बंगाल कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में। फिर पंजाब क्या था, एक स्मॉल ग्रुप था, और इसके बाद कंबाइन होके एक बड़ा सा एम्पायर हो गया। पंजाब की टेरिटरी तो बहुत ही क्लियर है हम सबके माइंड में। और ये एक बहुत पावरफुल रूलर था जिनके एक लीडर थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब ब्रिटिश की टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। और ये स्ट्रेटेजिक क्यों था, अगेन क्योंकि बंगाल के रास्ते में बाहर से तो यहीं पे इसी रूट से अटैक होगा। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले बंगाल कॉन्क्वेस्ट किया था, फिर अवध पे गए, फिर पंजाब को और कॉन्क्वेस्ट किया, फिर अफगान में भी उन्होंने 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं ताकि यूरोप से रशियंस या नेपोलियन वगैरह ना आए। तो काफ़ी पूरी ये लाइन उनके लिए, ये पूरी बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश के लिए। और सिख्स और मुगलों के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती थी इनकी,
कैपिटल था लाहौर। तो यही है गाइस हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कहानी। अब इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कॉन्क्वेस्ट कैसे हुई ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मैंने ये बहुत क्लियरली पढ़ाया हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाले कोर्स में, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश में है। आप उसे देख सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स किसी भी किताब राजीव अहीर और बिपिन चंद्रा दोनों में है, तो उससे देख लीजिएगा। पर ये क्रैश कोर्स है, हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं गाइस, तो देख लीजिएगा। दैट्स ऑल। अगर आपको कोर्स पसंद आया तो प्लीज रेट रिव्यू रेकमेंड जरूर करिए। थैंक यू। हाय गाइस, व्हाट्स अप। इस कोर्स में हम लोग अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया है। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं अभी तक क्या हो रहा है। तो हमने सारे यूरोपियंस के कमिंग के बारे में देखा, कैसे कैसे आए। सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, मुगलों से भी पहले आए थे। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि डच आए, फिर ब्रिटिश आए और फिर फाइनली फ्रेंच भी आए। और ये लोग अपने बीच में बहुत सारी लड़ाई करने लगे कॉलोनीज के लिए, और बेसिकली सबके सब ट्रेड के लिए आए थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ? 1700s में। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। ये भी बात रखिएगा कि कहाँ हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले, तो ब्रिटेन में। अब जब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इम्पॉसिबली बढ़ गया। आप तो खुद समझते ही हैं कि मैनुअल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था कि वो कॉलोनीज ढूंढने लगे कि किनको बेचे, मार्केट्स ढूंढने लगे। तो पहले जब वो शुरू में इंडिया आए थे तब वो फिनिश्ड आइटम्स लेके जाते थे इंडिया से, जैसे कि आइवरी के प्रोडक्ट, सिल्क, कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी वगैरह। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि इंडिया से वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, जैसे कि कॉटन या फिर जूट, और ब्रिटिश में उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते थे अपनी इंडस्ट्रीज में और वापस इंडिया में ही आके बेचते थे। तो इंडिया क्या बन गया? एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है आपको हिस्ट्री के बारे में। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर थ्रू आउट ब्रिटिश हिस्ट्री ये आपको याद रखना है कि इंडिया सप्लाई कर रहा था रॉ मटेरियल और कंज्यूम कर रहा था ब्रिटिश गुड्स। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो रेलेवेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, क्यों स्वदेशी और बॉयकॉट से क्या मतलब था? यही मतलब था कि जब इंडिया की जो सारी की सारी इंडस्ट्रीज थी जिससे वो फिनिश्ड आइटम्स बनाते थे, वो तो सब चौपट हो जाएंगी ना अगर आप प्रोड्यूस ही नहीं करने दोगे, कुछ सारे रॉ मटेरियल ले जाओगे। तो इंडस्ट्रीज का जो इम्पैक्ट पड़ा, पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश, ये सारी बातें समझने के लिए हमें ये एक जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। फिर बंगाल के पास वापस आते हैं। अब हम क्या हो रहा था बंगाल में, तो आपको पता है हमने पहले देखा था कि बंगाल बहुत रिच प्रोविंस थी और ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो वहाँ पे रहना चाहते थे। कैलकाटा का पोर्ट था वगैरह वगैरह, मुगल किंगडम से थोड़ा दूर था और वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। वहाँ के जो नए नवाब थे सिराज उद्दौला, वो थे नवाब 1756-57 के बीच में, और फिर उनकी लड़ाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। थोड़े थोड़े जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास प्रिविलेजेस थे, जो फर्रुखसियार के फरमान से उन्हें मिले थे, उस पे लड़ाई हुई कि आपके पास ये सब प्रिविलेजेस क्यों हैं, आप कैसे फ्री में ट्रेड कर रहे हैं हमारे यहाँ, हमने तो आपको दिया नहीं है। क्योंकि मुगल जो सेंटर है उससे बंगाल की लिंक टूट चुकी है। अब ये एक ऑटोनमस नवाब है यहाँ पर, तो उन्हें नहीं पसंद आया कि ये जो मुगल्स की प्रिविलेज है वो अभी भी उनके एम्पायर में चल रही हैं। तो फिर लड़ाई होने लगी। और एक और बात थी कि जो ब्रिटिश रहते थे कैलकाटा में, तो वो पूरा एरिया उन्होंने फोर्टिफाई कर लिया। ऑफ कोर्स लड़ाई हुई और इसी को कहते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में हुई थी। अब हमें ज़्यादा इसके डिटेल जैसे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी वगैरह के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक होल ट्रेजेडी वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम और जनरल ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से है ओरिएंटल डिस्कोर्स इम्पॉर्टेंट। क्या है ओरिएंटल डिस्कोर्स, क्या है ओरिएंटलिज्म? वैसे तो स्कॉलर्स अपनी पूरी की पूरी
पीएचडी करियर डाल देते हैं ओरिएंटल टर्म और ओरिएंटलिज्म समझने के लिए, पर मैं अगर आपको 2 लाइन में समझाऊं तो ओरिएंटल डिस्कोर्स वो है जिस पर्सपेक्टिव से आप इंडिया को देखेंगे। अगर आप किसी भी साउथ एशिया या ईस्ट एशिया की सोसाइटी को ब्रिटिश या यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसको हम कहेंगे ओरिएंटल डिस्कोर्स। ऑफ कोर्स अब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिक करके कहा जाता है कि ओरिएंटल डिस्कोर्स इज नॉट द बेस्ट आईसाइट व्यू पॉइंट टू सी सोसाइटी फ्रॉम। अगर आप किसी सोसाइटी को देख रहे हो तो उसी उन्हीं की आंखों से देखोगे ना, अपनी आंखों से देखोगे तो सारे मिस इंटरप्रिटेशन ही निकलेंगे। तो इसकी वजह से ओरिएंटल डिस्कोर्स को क्रिटिक किया जाता है। पर हाँ, इस समय ओरिएंटल डिस्कोर्स शुरू हुआ था, बंगाल वगैरह की सोसाइटी पढ़नी शुरू करी यूरोपियंस ने, ब्रिटिश ने। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एडवर्ड सैड एक राइटर हैं जिन्होंने ओरिएंटल डिस्कोर्स को बहुत क्रिटिक किया है, उनके बारे में और उनकी किताब ओरिएंटलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। फिर ये जो सारे इवेंट्स हैं बैटल ऑफ प्लासी के, ये आप देख सकते हैं उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि लीडर रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आए थे बंगाल इंग्लिश को हेल्प करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर कौन कौन थे बैटल ऑफ प्लासी में? मीर जाफर थे, मीर बख्शी कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, फिर अमीर चंद थे, जगत सेठ थे, गश्ती बेगम थी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉबर्ट क्लाइव आपको ज़रूर याद रखना है। और कौन थे नवाब बंगाल के? सिराजुद्दौला। मीर जाफर कौन थे? मीर बख्शी कौन थे? ये वाली नाम आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। फिर क्या याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी और नवाब हार चुके थे और नए किंग बने मीर जाफर। मीर जाफर को ब्रिटिश ने ही किंग बनाया था सोचकर कि ये हमारी बात सुनेंगे, हमारे पप्पिट होंगे, हम इनको जैसे नचाना चाहते हैं वैसे नचा पाएंगे। पर मीर जाफर अपना ही किंग थे और धीरे धीरे जब मीर कासिम राजा बने तो वो अपनी मना चलाना चाहते थे, ब्रिटिश की नहीं सुनना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने मीर कासिम ने ब्रिटिश के सारे टैक्स प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, बाकी के ट्रेडर्स को भी एग्जेम्पशंस दे दिए और अपना कैपिटल बदल लिया। मतलब बेसिकली वो ब्रिटिश को एक्सक्लूड करना चाहते थे उनकी सारी प्रिविलेजेस से। तो ये हमें जानने की जरूरत है। फिर थे शाह आलम। इस पूरे टाइम पे कौन है मुगल रूलर? शाह आलम। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के वक्त में मुगल किंगडम का एम्परर कौन था? तो शाह आलम 2 थे। और शुजा-उद-दौला जो थे नवाब के अवध के, तो इनके बारे में क्यों बात करें? क्योंकि इन्होंने बंगालियों को मदद करी थी बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर क्या थी? ये 1764 में फिर से लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और बंगालियों के बीच में। ब्रिटिश के लीडर थे हेक्टर मुनरो, प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव थे, बक्सर में हेक्टर मुनरो थे और ब्रिटिश अच्छे से जीत गए और काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन, टैक्टिक्स वगैरह थे, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी अच्छा था। ब्रिटिश क्लियरली जीत गए और ट्रीटी और इलाहाबाद के साथ बैटल ऑफ प्लासी बक्सर खत्म हुई। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये। शाह आलम 2 और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ऐसा हुआ कि कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए मुगल से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब मिले कंपनी को दीवानी राइट बंगाल की? बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुगल से मिली 1764-65 में। फिर जितने भी रेवेन्यू वगैरह था उसमें से अब वो बंगाल के नवाब को पैसे देंगे और थोड़े बहुत पैसे मुगल किंग को भी देंगे, सब्सिडाइज करेंगे, उनको सैलरी देंगे। मुगल किंग की रेवेन्यू नहीं, अब धीरे धीरे रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू देगी। ये समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ ये यहाँ पर, है ना। और जो मुगल किंग थे उनका भी कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया, उनको इलाहाबाद पे रुकने को कहा। और शुजा-उद-दौला और EIC जो था, जो शुजा-उद-दौला नवाब थे अवध के, अब इनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर कंपेंसेशन देना पड़ा। और जो उनका पैलेस था लखनऊ में उसमें एक ब्रिटिश रेसिडेंट एक्सेप्ट करना पड़ा। ऐसी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। पर आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन हुई है। फिर इस ट्रीटी की वजह से क्या हुआ? तो डुअल गवर्नमेंट हो गई बंगाल में। डुअल गवर्नमेंट मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, वो आपका नवाब देखेगा और बाकी चीज़ें जैसे कि ट्रेड, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी देखेगी। तो डुअल गवर्नमेंट उतनी अच्छी नहीं चली। ऑफ कोर्स 2 सेंटर नहीं हो सकते पावर के।
और कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा मिला और बहुत एक्सपैंड करने लगे, बहुत प्रॉफिटेबल था उनके लिए। और इसी से शुरू हुआ ब्रिटिश का ग्रिप इंडिया के ऊपर। और इंग्लिश क्राउन जो था वो भी थोड़ा परेशान होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया से इतना ज़्यादा पैसा जा रहा था और सारा का सारा सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा था, बाकी ब्रिटेन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या होने लगे, ऐसा होने लगा कि रेगुलेटिंग एक्ट्स आने लगे। ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटर करने के लिए अपने पार्लियामेंट में एक्ट पास करने लगा कि कितनी राइट्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में, और कितना जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना शेयर करना पड़ेगा उनको क्राउन के साथ। तो ये वाली बातें अब शुरू होने लगी और इसके बाद हम शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह वगैरह। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन इसके बाद शुरू हुआ है। थैंक यू गाइज, आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ रेट, रिव्यू और रेकमेंड ज़रूर करिए। हाय एवरीवन, पिछले लेसन में हमने बंगाल की 2 लड़ाइयाँ जो हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में पढ़ा था। और आज से शुरू करेंगे हम कि डुअल गवर्नमेंट में क्या हुआ, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट्स पास करे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के लिए इंडिया में। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया है। तो हम रिकैप तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल के। डुअल गवर्नमेंट बंगाल में थी 1765 से लेकर 1772 तक। नवाब जो थे उनके अब 2 डेप्यूटीज थे जिनका नाम था रेजा खान और शिताब राय, बट ये याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। और ये डेप्यूटीज बेसिकली कंपनी का काम करते थे, कंपनी की बात सुनते थे और कंपनी के लिए ही जैसा जैसा कंपनी कहती थी वैसे वैसे ये काम करते थे। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस हो गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी यानी कि जो नवाब की गवर्नमेंट थी उनका कोई हाथ नहीं था टैक्सेशन में और रेवेन्यू पे वगैरह वगैरह। तो अगर आप बिना पैसे के आप एडमिनिस्टर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले ली थी डुअल गवर्नमेंट के अंदर। नवाब का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और टैक्सेशन कंपनी का काम था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई बंगाल में और कंपनी की फाइनेंशियल पावर्स के साथ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्न करने के लिए नहीं थी। इसीलिए कंपनी को भी ये समझ आने लगा कि ये सिस्टम उतना अच्छा नहीं है और उन्होंने डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया 1772 में। तो 1772 में क्या हुआ, तो 72 के बाद 73 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। इस पैक्ट में क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल बंगाल का था, गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उनके लिए एक काउंसिल भी स्थापित कर दी जिसके 4 मेंबर्स थे जो हेल्प करते थे गवर्नर जनरल को। एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया कैलकाटा में जस्टिस के लिए, जुडिशरी के लिए। वो CJI वगैरह ये सब नाम उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे लगेगा मैं इम्पॉर्टेंट है और मेरी सारी ओपिनियंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखकर मैं बेस कर रही हूँ, तो आपको मैं बताती जाऊंगी। फिर इसकी एनालिसिस क्या है कि जो ब्रिटिश क्राउन था उनको कंसर्न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्राउन का हाथ क्यों नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट्स में। इसीलिए क्राउन ने ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और वो चाहते थे कि डुअल गवर्नमेंट की जगह सीधा की सारी पार कंपनी के साथ ही हो। और इस समय कुछ तरीके थे ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया को विजुअलाइज करने के लिए थे। ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, यूटिलिटेरियन था, इवेंजेलिकल था। तो ओरिएंटलिज्म के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इवेंजेलिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है ये एक प्रोटेस्टेंट अंडरस्टैंडिंग है और उनके बिलीव्स कैसे हैं, उनके आइडियाज कैसे हैं, उसके बारे में बात हो रही है इवेंजेलिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। और यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो डिफाइन करता है कि सबसे अच्छा एक्शन वही है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा काम निकले। तो काम चलाऊ टाइप का आइडिया है। ये आइडियाज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ इंडिया में हुई
जैसा जैसा ब्रिटिश राज बढ़ा तो वो किसी आइडिया, किसी फिलॉसफी में बेस्ड है। तो इस टाइप के 3-4 आइडियाज थे उस समय, जिनका मिक्स एंड मैच यूज करके ब्रिटिश ने इंडिया में पॉलिसीज बनाई। और ये थ्योरीज मैंने आपको इतनी ज़्यादा सिंपली समझाई हैं एक एक सेंटेंस में, पर प्लीज़ ये बात समझ लीजिए कि मैंने आपको एक 4000 पेज का कॉन्सेप्ट एक सेंटेंस से समझाया, ऐसे समझिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज हैं ये, इनके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत बार कुछ कुछ लिखा है। तो बट आप ऐसा याद रख सकते हैं कि ये 3-4 थ्योरी थी, तो कभी आपको प्री में दिखे क्वेश्चन या फिर मेंस में आंसर राइटिंग हो तो उसका यूज कर सकते हैं। पर ये समझ लीजिए कि आपको अभी सिर्फ थ्योरी का नाम पता है और कुछ थ्योरी के बारे में पता नहीं है। बट ये 3 थ्योरीज थी। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के पास आते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और इनका जो पूरा रूल था ये एक ट्रायल एंड एरर टाइप का रूल था। ये यहाँ पे देख रहे थे कि क्या करना है। फिर 1773 और 85 के बीच में इनका रूल था, और उनको धीरे धीरे जमींदारी राइट्स मिले और वो लैंड सेल करने लगे। तो यही एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि उस समय लैंड का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी की तरह नहीं था। जो भी कल्टिवेटर है वो लैंड में कल्टिवेट करता है, और जो पावर थी, हमारी पॉलिटिकल पावर थी, वो लैंड सेल या बाय नहीं करती थी। वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक मनसबदार या जमींदार रखती थी, पर कोई ओनरशिप लैंड की इसका कॉन्सेप्ट उतना नहीं था। तो ब्रिटिश के साथ ये कॉन्सेप्ट भी बढ़ने लगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो हमें इतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। पर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? तो 1775-76 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, तो इसकी वजह से ब्रिटिश की एक बहुत बड़ी कॉलोनी खो गई, एक उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो वो इंडिया को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, क्योंकि अब ब्रिटेन अपना सामान कहाँ बेचेगी? तो इंडिया में ही बेचेगी, क्योंकि अमेरिका उनकी इतनी बड़ी कॉलोनी जा चुकी है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? काउंसिल का साइज कम किया, 4 लोग से 3 लोग कर दिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 लोग थे, अब पिट्स इंडिया एक्ट में 3 लोग हैं। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया इंग्लैंड में, जिसमें 6 मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करती थी, और इसमें 2 कैबिनेट मेंबर्स भी थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉल कर सकती थी किसी भी ऑफिशियल को इंडिया, मतलब बहुत ज़्यादा पावर था। बट बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी ग्रिप ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बढ़ रही है। ये आपका बेसिक है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानने के लिए। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स और ओरिएंटलिज्म का क्या लेना देना है? वॉरेन हेस्टिंग एक ओरिएंटलिस्ट विश्वास के इंसान थे। तो उन्हें क्या किया? तो उन्हें एशियाटिक सोसाइटी स्थापित करवाई विलियम जोन्स के अंतर्गत कलकत्ता में 1784 में। और ये थी ताकि ओरिएंटल नॉलेज, ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल ट्रांसलेशंस बढ़ें। तो क्या क्या करना शुरू किया उन्होंने? हमारे जो टेक्स्ट हैं जैसे कि भगवद गीता, अभिज्ञा शाकुंतलम, वेदा वगैरह ट्रांसलेट करनी चालू करी इंग्लिश में। क्यों? ताकि वो लोग समझ पाए। तो उन्होंने हमारी भाषा सीखी, हमारी भाषा सीख करके हमारे जो इम्पोर्टेंट सेक्रेड टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया। ओके, तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो समझना चाहते थे हमारी सोसाइटी को, ताकि वो अच्छे से इस सोसाइटी को रूल कर पाए। अगर आप सोसाइटी को नहीं जानते हैं, तो अगर आप किसी और के लॉज लाकर उनके ऊपर थोपेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करेगी। तो उन्हीं के लॉज से उनको गवर्न करिए। इस प्रकार की उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और इसी अंडरस्टैंडिंग को उस समय ओरिएंटलिज्म भी कहते थे, कि ब्रिटिश जैसा समझे इंडियन सोसाइटी को, उस समझ से वो इंडिया को रूल करें। ये वाली बात हो रही है। तो ये प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी उतनी ज़्यादा नुआंस्ड और क्लियर और डेवलप्ड नहीं थी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर कोई वेदा है, कोई भगवद गीता है, ऑफ कोर्स काफ़ी हम लोग का ओवरऑल विश्वास, हिंदूज का ओवरऑल विश्वास वेद और भगवद गीता में है, पर हम सब की इंटरप्रिटेशन इतनी ज़्यादा अलग 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 हैं कि आप जनरलाइज करके
उसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस का क्या विश्वास है भगवत गीता में या हिंदूज का क्या विश्वास है, किस प्रकार से वो समझते हैं, तो वो आपको कोई ओवरऑल एक आंसर नहीं मिलेगा। पर उन्होंने इसी हिसाब से पढ़ना लिखना शुरू करा और इंडिया को रूल करना शुरू करा, इसीलिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम ज़रूर थी इस ओरिएंटल अप्रोच में, पर अप्रोच यही थी कि वो हमारी सोसाइटी को समझ के हमें रूल करने की कोशिश कर रहे थे। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनको बुक और ट्राई किया गया था लंदन में काफ़ी सारी अट्रोसिटीज़ और वेल्थ ड्रेनेज वगैरह के लिए, पर ऑफ कोर्स एंड में बाकी के सारे गवर्नर जनरल आते गए और वैसा ही करते रहे, पर उनके बाद कोई ऐसे बुक और ट्राई नहीं हुए थे। दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको लेसन पसंद आया तो प्लीज़ रेट रिव्यू और रेकमेंड ज़रूर करिए। थैंक यू। हाय एवरीवन, इस लेसन में हम अपने क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ कंटिन्यू करेंगे और लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनके साथ जो परमानेंट सेटलमेंट, फिर लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस एक्सेट्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया है लेडी श्री राम कॉलेज से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे कैसे ब्रिटेन ने बंगाल को ऑक्यूपाई किया और एक डायरेक्ट रूल इम्पोज किया आफ्टर द डुअल गवर्नमेंट। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाए, डुअल गवर्नमेंट हटाई और कैसे कैसे कंपनी का रूल बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कम होता गया और क्राउन का रूल बढ़ता गया रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। अब देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 में थे। तो सबसे ज़्यादा इन्हें जाना जाता है रिफॉर्म्स के बारे में। इन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स इनिशिएट करे कि सारे रिफॉर्म्स को मिलाकर कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। तो कौन से रिफॉर्म्स थे? पुलिस के रिफॉर्म्स थे, जुडिशरी के रिफॉर्म्स थे, रेवेन्यू के रिफॉर्म्स थे, एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू के साथ साथ जो लैंड सेटलमेंट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स थे? तो जो जमींदार थे जिनका काम था लैंड रेवेन्यू करना, उनके पास पुलिसिंग राइट्स भी थे, तो वो ले लिए गए जमींदारों से और जमींदार की जगह एक स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स को बनाने की कोशिश करी और पुलिस स्टेशन सेटअप करे और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर बनाए उसका, कि पुलिस स्टेशन का ग्रुप होगा, उसके हेड होंगे एक एसपी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पुलिस रिफॉर्म्स काफ़ी करे। इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था और पुलिसिंग सिस्टम का एक मैश था, उसको अलग अलग कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या हुए? तो उन्होंने कहा कि सबके लिए विटनेस रूल एक समान होंगे, 4 दीवानी कोर्ट होंगे, कैलकाटा पे, ढाका पे, पटना, मुर्शिदाबाद, और फिर सर्किट मोबाइल कोर्ट्स होंगे और लिम्स का एम्प्यूटेशन नहीं होगा पनिशमेंट के तौर पे, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगी। तो पहले मतलब 1000 साल पहले, 500 साल पहले एक आइडिया था कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो सज़ा नहीं है। इम्प्रिजनमेंट सिर्फ एक इन बिटवीन पीरियड है जब हम आपकी सज़ा के बारे में सोचेंगे, और ये सज़ा के बारे में सोचने के बाद कुछ भी हो सकती है ये सज़ा, हाथ का एम्प्यूटेशन, टंग कटना या फिर लेग कटना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल एम्प्यूटेशन कोई नहीं होगी, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगी जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। फिर रेवेन्यू रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपको काफ़ी पता होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चेंज हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार की पावर बदल रही थी, उनसे जो भी फोर्स वाली पार्स थी, पुलिसिंग की पार्स थी, जिससे जमींदार कलेक्ट कर पाते थे रेंट, तो वो पावर कम हो गई। तो रेंट कलेक्शन भी कम हो गया उसके साथ साथ, क्योंकि अगर आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे पैसा देने के लिए तो कोई क्यों देगा, है ना। तो 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दी और 1793 में इसको परमानेंट बना दिया कि हर हमेशा के लिए ये जो आज की रेवेन्यू फिक्स्ड है, हमेशा के लिए यही रेवेन्यू रहेगी और कोई नहीं रहेगी। और पेजेंट की जगह जमींदार को लैंड ओनर बना दिया। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पेजेंट की जो लैंड राइट्स थी वो ले लिए गए उनसे। और क्या होता था कि जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उसमें से ठीक है कुछ जमींदार को जाएगा, कुछ ब्रिटिश को जाएगा, और जो भी बीच पास का एरिया था, पॉन्ड, फॉर्डरलैंड वगैरह, वो सब जमींदार को दे दिया। और ऐसा कहा कि देखिए
आपको ज़िंदगी भर के लिए इतनी ही रेवेन्यू देनी है और ये रेवेन्यू चुपचाप हमको इस दिन पे दे दीजिएगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम आपका लैंड यानी कि ज़मींदार का लैंड, पेजेंट का लैंड नहीं, लेकर किसी और को बेच देंगे। तो इसको कहते थे सनसेट लॉज, क्योंकि इस XYZ दिन के सनसेट तक देनी पड़ती थी उनको रेवेन्यू, और अगर नहीं होता था तो बेच दिया जाता था। तो इसका आइडिया ये था कि अगर जमींदार को आइडिया हो कि ठीक है इतना पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है, बाकी सारा पैसा हमारा है, तो धीरे धीरे वो इन्वेस्ट करने लगेंगे फील्ड में, और जैसे जैसे इन्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और इन्होंने ये भी कहा था कि जिंदगी भर के लिए इतना ही पैसा रहेगा। तो इतना ज़्यादा हाई रेवेन्यू डिमांड उन्होंने शुरू का इम्पोज कर दिया कि लोग पे नहीं कर पाए, और जब लोग पे नहीं कर पाए तो उनको काफ़ी लैंड बेचना पड़ा। अब लैंड बेचना पड़ा तो क्या हुआ, तो लैंड फीलिंग में तो अभी भी पेजेंट्स का ही है। अगर आप आज कहोगे ये तुम्हारा लैंड है, कल कहोगे कि ये तुम्हारा लैंड है, तो पर फीलिंग तो उसी की होगी ना जो इतने सदियों से कल्टिवेट कर रहे हैं उस लैंड को। तो लोग नए जो जमींदार आते थे उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, कहते थे कि हमारा ही लैंड है, हम आप तो हो ही नहीं हमारे जमींदार, क्यों दें हम आपको रेवेन्यू। और धीरे धीरे ये सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव होता गया, और पहले जमींदारी पैटर्नलिस्टिक होती थी, ख्याल रखती थी थोड़ा पेजेंट्स का, पर अब ये बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर अब वो ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट नहीं करेगी तो उनकी पूरी की पूरी जमींदारी चली जाएगी। तो जमींदार को ज़्यादा सख्त होना पड़ा। कैसे कभी क्रॉप फेलियर हो गया तो पेजेंट्स को अलाउ नहीं किया कि ठीक है इस बार मत दो रेवेन्यू एट्सेट्रा, कोई भी वेवर्स नहीं थे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई बंगाल के परमानेंट सेटल में। और बाकी जगह जो उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट्स करी और लैंड रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन करी वो अलग थी। महलवाड़ी सिस्टम थी जो पंजाब के एरिया में थी, और रियातवाड़ी सिस्टम मद्रास बॉम्बे एरिया में थी। उन्होंने बदला, परमानेंट सेटलमेंट हर जगह नहीं चली। इम्पैक्ट क्या था, तो इतने ज़्यादा टैक्सेशन रेट थे तो उससे गरीबी तो फैली ही रियातों के बीच में, और जैसे जैसे ट्रांसफ़र ऑफ लैंड होता गया तो बहुत ज़्यादा एलियनेशन होता गया लैंड, लोगों का लैंड से। और ये जो एलियनेशन था लैंड का, कि जो एक्चुअली कनेक्टेड है लैंड से, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है लैंड में, खेती बाड़ी करने में, वो दूर हट गए लैंड के कंट्रोल से। और इसकी वजह से ज़्यादा एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो कहीं शहर में रहते हैं और सिर्फ आके हर 10 दिन पे रेवेन्यू कलेक्ट करके ले जाएंगे, तो ये इस टाइप का सिचुएशन हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन हो गया एग्रीकल्चर का। तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम हुई ही, पर ब्रिटिश को भी जो रेवेन्यू चाहिए थी वो तो नहीं मिलेगी। अगर है ही नहीं प्रोडक्शन अच्छा तो लोग खाएंगे तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई परमानेंट सेटलमेंट के साथ। और मनी लेंडर्स का भी बढ़ावा होने लगा, बहुत सारे मनी लेंडर्स आ गए सीन पर। और जो लोकल पॉलिटिकल क्लास थी लेकिन वो जमींदार और महाजन जो हैं हमारे मनी लेंडर्स, उनकी बन गई। तो ये लोग किसी हद तक ब्रिटिश को लॉयल थे, तो ब्रिटिश की एक लॉयल क्लास बन गई। फिर कौन थे? एक थे जॉन शोर, बीच में हमारे 1793 से 1798 कॉर्नवालिस के बाद हमारे गवर्नर जनरल थे। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत इन्होंने कॉर्नवालिस को असिस्ट किया था, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नवालिस को ज़रूर याद रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड और परमानेंट सेटलमेंट को ज़रूर याद रखिएगा। फिर लॉर्ड वेलेस्ली थे 1798 से 1805 तक। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम बना था। तो इसमें क्या था सब्सिडियरी अलायंस में, कि जो स्टेट था यानी कि ब्रिटिश स्टेट, यानी कि जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इंडिया में, काफ़ी प्रोविंशियली ऑटोनमस स्टेट थे, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो एक अग्रीमेंट साइन करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि ठीक है आप एक अपना ऑफिसर हमारे कोर्ट में रख सकते हो, जिसका नाम जो होगा आपका ब्रिटिश रेसिडेंट, क्योंकि वो वहीं पे रिसाइड करेगा, वहीं पे रहेगा। और जो फॉरेन रिलेशंस होंगे ओरिजिनल स्टेट के, इंडिपेंडेंट स्टेट के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात मानकर करेगा, और किसी फॉरेनर को अपनी आर्मी में नहीं एम्प्लॉय करेगा बिना कंपनी को बताए एट्सेट्रा, और कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी। और इसकी जगह, इसके बदले में क्या मिलेगा उनको? तो
कंपनी उनको हेल्प करेगी कि उनके इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं करेगी, और अगर कोई उनके ऊपर अटैक करेगा तो कंपनी उस जिस स्टेट के साथ उनकी सब्सिडियरी अलायंस है उसको सपोर्ट करेगी। ये था बेसिक अग्रीमेंट सब्सिडियरी अलायंस का। फिर इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो कौन से स्टेट्स ने साइन करी? तो हैदराबाद सबसे पहला था, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवाज ऑफ पूना, स्किंडियाज ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा वगैरह। तो इन लोग के साथ जो काफ़ी सारी सब्सिडियरी अलायंसेस साइन हुई हैं वो बहुत लड़ाई के बाद हुई हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अब देखिए, मैसूर ने भी साइन किया है ब्रिटिश के साथ, और ये स्किंडियाज ऑफ ग्वालियर और पेशवा ऑफ पूना, ये कौन है? ये मराठास हैं। तो अगर मराठास और मैसूर के बीच में लड़ाई हुई तो किसको ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब कि कंपनी हेल्प करेगी ना अगर कोई अटैक करेगा उनकी एलाइड स्टेट को। तो अगर इतनी सारी एलाइड स्टेट है और उनके बीच में लड़ाई हो तो ब्रिटिश किसको हेल्प करेंगे? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर वॉर में। उसके बारे में डिटेल्स भी देख सकते हैं आप। तो बेसिकली क्या है, सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि ब्रिटिश का एक तरीका था इंडिया के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल लाने का, एक फाइंडिंग स्टोन था एम्पायर का, और ज़्यादा हेल्प एक्सेट्रा का आइडिया कम था, सबसे ज़्यादा आइडिया ब्रिटिश एम्पायर बढ़ाने का था। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको लेसन पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ रेट, रिव्यू और रेकमेंड ज़रूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, हम अपना क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। इस लेसन में हम चार्टर एक्ट्स के बारे में बात करेंगे और सब्सिडियरी अलायंस को भी रिविजिट करेंगे। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया है लेडी श्री राम कॉलेज से। तो अभी तक हमने बात करी थी लॉर्ड वेलेस्ली और सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, और एज यूजुअल एंग्लो मैसूर वॉर्स और एंग्लो मराठा वॉर्स भी आपको देखनी है। मैंने कोर्स बनाए हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये 4 मराठा वॉर्स थी, एंग्लो मैसूर वॉर्स थी, और फाइनली जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर थी 1799 में, उसमें इंग्लैंड को फाइनली कंट्रोल मिल गया मैसूर का, और एक सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट कर दी उन्होंने पुरानी जो भी डायनेस्टी को रिस्टोर करके। सो गाइज, आई होप यू नो कि मैंने सारे के सारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स बनाए हुए हैं मेरे कोर्सेज में, आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री ब्रिटिश इंडिया से लेकर इंडिपेंडेंस तक, और बीच के एक्स्ट्रा चीज़ें भी सब कुछ है। तो डिटेल्ड अगर आपको कोर्स देखना है तो आप वो देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पर ये एक बस क्रैश कोर्स है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है ना। तो शुरू करते हैं। ये हो गए हमारे एंग्लो मैसूर वॉर्स, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लीजिएगा। क्या देखना है इसके बारे में? डेट और एरिया की जगह कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। ऑफ कोर्स कौन जीता था कौन हारा था देखना है आपको थोड़ा बहुत, पर ट्रीटीज के बारे में आपको ध्यान से देखना है। फिर इम्पैक्ट क्या था सब्सिडियरी अलायंस का? पिछले क्लास में हमने पढ़ा तो था कि लॉर्ड वेलेस्ली के अंदर सब्सिडियरी अलायंस शुरू हुई, और सब्सिडियरी अलायंस में ब्रिटिश क्या कहते थे कि हम आपकी अटैक के केस में आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर आपको अपनी थोड़ी बहुत सॉवरेनिटी हमें देनी पड़ेगी, अपने कोर्ट में हमारा रेसिडेंट रखना पड़ेगा, और फॉरेन रिलेशंस हमारे हिसाब से आप अपने मेंटेन करेंगे। तो ये सारे कहने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ? तो ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी सारी टेरिटरी इंडिया की उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सकते थे बिना लड़ाई करे, और ऐसे कंट्रोल हो गया तो ब्रिटिश की जो गुड्स थे वो आराम से बिक सकते थे। बेसिकली तो उनको मार्केट ही चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो वो वाला काम उनका बहुत इजी हो गया सब्सिडियरी अलायंस की वजह से। और ब्रिटिश ट्रेडर्स, एक तो सामान बेचना था और दूसरा था रॉ मटेरियल्स खरीदना, तो वो भी आराम से होने लगा। और ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी थी, वो आराम से पूरी टेरिटरी इंडिया की घूम सकती थी, बेस स्थापित कर सकती थी, और नेटिव स्टेट्स को थोड़ा थोड़ा सिक्योर भी लगने लगा सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारे नेटिव स्टेट्स के बीच में। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है इंडिया की, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, एम्पायर गिरते थे और बनते थे, एकदम 100 साल में बदलते रहते थे। तो बहुत ज़्यादा टेंस एनवायरनमेंट था, थोड़ा थोड़ा नेटिव स्टेट्स को भी सिक्योर लगने लगा सब्सिडियरी अलायंस के बाद, क्योंकि बहुत सारे ट्रूप्स मिल गए उनको सडनली।
फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो वन, जिनके अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 साइन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, कि ब्रिटिश से कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, तो वो खत्म हो गई। सिर्फ टी यानी कि चाय में कंपनी को ट्रेड करना अलाउड था, बाकी सब चीज़ों में कोई भी ट्रेड कर सकता था। और क्या हुआ था कि एजुकेशन के ऊपर 1 लाख तक रुपए खर्च करने का मैंडेट कंपनी को मिला कि आपको ये करना ही है। और ये एक बहुत नई बात है क्योंकि इंग्लैंड में भी अभी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ एजुकेशन नहीं था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी को बोला कि इंडिया में आप स्पॉन्सर करें। और क्या इम्पैक्ट था कि ऑफकोर्स बाकी की कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने लगी, और जैसे जैसे वो भी ट्रेड करने लगे तो और भी ज़्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई और सारा का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिश साइफन करने लगे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ लोगों का, बेरोजगारी बहुत बढ़ी। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आए 1813 और 1823 के बीच में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन की पॉलिसी फॉलो करी और एंग्लो नेपालीज वॉर हुई जिसमें गोरखा वॉर हुई, नेपाल को कॉन्कर करने की कोशिश करी और ट्रीटी ऑफ सगाउली के साथ ये वॉर ख़त्म हुई और गढ़वाल और कुमाऊं ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। सिक्किम को नेपलीज कंट्रोल से निकाल दिया गया और कंपनी का प्रोटेक्टोरेट बना दिया। इंग्लिश रेसिडेंट को भी काठमांडू पे उन्होंने स्थापित किया, जबकि नेपाल को हम कभी भी कॉलोनियल रूल के अंतर्गत नहीं मानते हैं, पर इंग्लिश रेजिडेंट था वहाँ पर। फिर एंग्लो मराठा वॉर्स भी हुई थी और मराठास फाइनली हार गए। पुणे एनेक्स हो गया कंपनी में और पेशवा की जो पोस्ट थी वो हटा दी गई और उसकी जगह एक उनको शिफ्ट कर दिया गया। बेसिकली ब्रिटिश का रूल मराठास पे बढ़ गया। तो हेस्टिंग्स के अंदर मराठा किंगडम और एंग्लो नेपालीज वॉर, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट थे, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बर्मीज वॉर शुरू हुई थी इनके टाइम पे। फिर आते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास। 1828 से 1835 तक का रूल था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? ऑफ कोर्स बंगाल सती रेगुलेशन उन्होंने शुरू किया था और पास करवाया था, जिससे सती को मना कर दिया गया बंगाल में। और कुछ लिबरल हिंदूज जैसे कि राजा राम मोहन रॉय काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करी थी सती को बैन करने के लिए, इसीलिए वो काफ़ी खुश थे इस रेजोल्यूशन के साथ। पर काफ़ी सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज बड़े गुस्सा थे, बड़े नाराज़ थे कि आप हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी को अटैक कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ इम्पोज कर रहे हैं। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी पास हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के साथ साथ सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट हुई। अभी तक हम जिन भी लॉर्ड्स वगैरह की बात कर रहे हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वेलेस्ली। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये आपको ये वाली 2-3 चीज़ें आपको 100% याद रखनी है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1830 क्या था? ऑफ कोर्स एक बात तो हमें पता है कि जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए और काउंसिल जो मेंबर थी जो गवर्नर जनरल को एडवाइस करती थी, वो अगर आपको याद है तो पहला जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें 4 मेंबर्स थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में उनको 3 कर दिया। अब काउंसिल को वापस 4 मेंबर का कर दिया गया है और चौथा मेंबर एक लॉ मेंबर होगा। और जो बाकी की मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस पे थी? चाय पे थी, टी पे थी, वो भी ख़त्म कर दी गई। 4 जो दीवानी कोर्ट्स थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किए थे वो भी अबॉलिश कर दिए और कंपनी को कहा कि आप थोड़ा और भी ज़्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च करिए और सिविल सर्विस में कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कास्ट, क्रीड वगैरह के बेसिस पे, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज में। और एक नई पोस्ट डेप्यूटी कलेक्टर की भी क्रिएट करी गई। फिर इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा इंडिया में? तो ऑफ कोर्स ये जो चौथा मेंबर था वो पार्लियामेंट का मेंबर था, मतलब कि और ज़्यादा क्राउन का रूल और क्राउन का एंगेजमेंट बढ़ गया, कंपनी का एंगेजमेंट कम हो गया और ये ज़्यादातर
एजुकेशन वाले काम में देखते थे। और एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में लड़ाई होने लगी रिगार्डिंग लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आप जानते हैं कि इनको इतना पैसा खर्च करना ही है पढ़ाई पे, तो अगर आपको पढ़ाई पे पैसा खर्च करना है तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि क्या पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, क्यों पढ़ाओगे, कौन सी क्लास में पढ़ाओगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाओगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। तो एंग्लिसिस्ट जो थे वो कहते थे कि हमें इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनको फाइनली तो हमारा ही काम करना है, हम इनको कंपनी के सर्वेंट बनाने के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं। पर ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि देखिए जो लोग हैं उनको अपनी भाषा में पढ़वाइए, जैसे वो समझते हैं उसी भाषा में पढ़वाइए। और फिर ओरिएंटलिस्ट में और लड़ाई होगी कि क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत में पढ़ाइए, या वर्नैकुलर जैसे कि पंजाबी, बंगाली एक्सेट्रा में पढ़ाइए। तो फिर ये वाली एक बहुत बड़ा डिबेट था, पर फाइनली एंग्लिसिस्ट जीते। और ब्रिटिश को लगा था कि अगर हम जैसे 10 लोग को इंग्लिश सिखा देंगे तो वो अपने पूरे परिवार को सिखा करके फाइनली 100 या 1000 लोग निकलेंगे जिनको इंग्लिश आती थी। तो ये निकलेगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ऑफ कोर्स ये थ्योरी पूरी फ्लॉप हो गई। इतने सालों बाद जब इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं तब भी सारी जनता हमारी इंडिया की इंग्लिश नहीं बोलती। ऐसे थोड़ी लैंग्वेज आप थोड़ी दूसरे लोगों से सीख सकते हो, लैंग्वेज तो आप अपने माँ बाप से ही सीखोगे। और मैकॉले ने कहा कि हम एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहते हैं इंडियंस की, जो ब्लड और स्किन में तो इंडियन होंगे पर टेस्ट और थॉट और कल्चर क्रीड सब उनका ब्रिटिश होगा। वो अंदर ही अंदर ब्रिटिश होंगे, चाहे वो बाहरी दिखते होंगे इंडियन। तो यही उनकी पॉलिसी थी एंग्लिसिस्ट एजुकेशन बढ़ाने में। वो क्या चाहते थे? लॉयल टू द ब्रिटिश इंडियंस। ऐसे इंडियन चाहते थे जो ब्रिटिश के ऊपर सारी की सारी लॉयल्टी और पूरा विश्वास हो उनको। तो ये एक आइडिया था जो भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करती है तो एक आइडियोलॉजी से करती है एजुकेट, कि उनको हमारे को सपोर्ट करना है, हमारे को ही सपोर्ट करना है। तो फिर आप सोचिए, क्या हमारी गवर्नमेंट हमको पढ़ा रही है उसका भी कोई और एजेंडा है? कैसे पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? ये मैं क्रिटिक के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कह रही हूँ कि ब्लाइंडली सिलेबस को एक्सेप्ट करना उतना इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा एक एजुकेटेड इंसान के लिए, क्योंकि हम अपना सारा का सारा जो इतना एफर्ट डाल रहे हैं यूपीएससी में पढ़ने के लिए, तो क्या सीख रहे हैं और इससे लोगों को और देश को क्या फ़ायदा होगा। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ रेट, रिव्यू और रेकमेंड ज़रूर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम अपना क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया पढ़ेंगे। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया है लेडी श्री राम कॉलेज से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ था, जिसमें ब्रिटेन का चार्टर रिन्यू हुआ था। ब्रिटेन को कहा था कि आप इंडियंस की एजुकेशन पे स्पेंड करिए, और मैंडेट किया था कि एजुकेशन बढ़ानी है। एक और लॉ मेंबर डाला था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल की, और पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली इंडिया में ख़त्म कर दी थी इस एक्ट के द्वारा। फिर क्या हुआ? फिर एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकाफ। तो इसको एक और स्पेलिंग है इसकी METCALFE, तो मेटकाफ भी लिखते हैं इसको। और 1835 में इन्होंने हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी इंडिया में जर्नल्स एकदम ब्लूम कर गई, बहुत सारी जर्नल्स खुली, और उन जर्नल्स का आपको डिटेल में पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज में थी, क्या वो डेली थी, वीकली थी, बाय मंथली थी, कौन उसके फाउंडर थे, किस टाइप की थी, कौन सी आइडियोलॉजी से रिलेटेड थी, क्योंकि प्री में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में ये पढ़ाया है 3 अलग अलग लेसन्स में। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेस, कौन सी जर्नल्स थी, और कौन से प्री में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर मैंने एक सीरीज ऑफ लेसन्स है एक कोर्स में मिले, तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया इन 19th सेंचुरी का कोर्स। बट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था इंडिया में वो था बंगाल गैजेट, जो जेम्स हिकी ने स्टार्ट किया था। 1780 में स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट एकदम से बंद ही कर दिया गया था इसको। फिर पहली इंडियन लैंग्वेज में जो पेपर था, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये याद रखिएगा, संवाद कौमुदी, ये बंगला में
राजा राम मोहन रॉय ने शुरू करी थी 1818 में। मलयालम का सबसे पहला पेपर था राज्य समाचारम बाय हरमन गंडर्ट। फिर थे हमारे लॉर्ड ऑकलैंड, जिनके टाइम पे एंग्लो अफगान वॉर हुई थी। जो इम्पोर्टेंट क्यों है, अगेन मैंने आपको मैप के साथ भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे बंगाल है, फिर उनको बंगाल से बहुत प्यार था तो उन्होंने अवध कॉन्क्वेस्ट किया। अब अवध से भी बहुत प्यार हो गया और बंगाल को तो बचाना ही है, तो उन्होंने पंजाब कॉन्क्वेस्ट किया। अब धीरे धीरे पंजाब से भी बड़े रेवेन्यूज आने लगे, तो उन्होंने अफगानिस्तान को सोचा कि ये हमारी एक बाउंड्री बनेगी जिससे रशियंस नहीं आ पाएंगे। रूसोफोबिया था बहुत ज़्यादा ब्रिटिश को, तो ये एक बफर स्टेट को मेंटेन करने के लिए एंग्लो अफगान वॉर हुई। फिर लॉर्ड एलनबरा के टाइम पे एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको एनेक्सेशन ऑफ सिंध के थोड़े बहुत डिटेल्स भी देखने हैं। चार्ल्स नैपियर ने लीड किया था एनेक्सेशन ऑफ सिंध। फिर लॉर्ड हार्डिंज वन के टाइम पे ह्यूमन सैक्रिफाइस बैन हुई थी, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। और 1845 और 46 के बीच में एंग्लो सिख वॉर हुई थी सबसे पहले, जिसमें किंग दलीप सिंह और जिंदन बाई लीडर्स थे उस समय, और इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे जैसे तेजस सिंह और लाल सिंह। और पंजाब ऑब्वियसली हार गया और एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी लाहौर में, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। इस ट्रीटी में क्या था कि पंजाब को इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी 1.5 करोड़, और सतलज के जो भी ईस्ट में है वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा, और पंजाब को अपनी आर्मी कम करनी पड़ेगी, इन्फेंट्री कम करनी पड़ेगी, कैवलरी कम करनी पड़ेगी और आर्टिलरी अबॉलिश करनी पड़ेगी। आई होप आपको इन सब वर्ड्स का मतलब पता है और डिफरेंस पता है। और पंजाब को ऑब्वियसली फॉरेनर्स को एम्प्लॉय करने से मना कर दिया गया। फिर आते हैं कश्मीर में, तो क्या हुआ कि पंजाब दे नहीं पाया इतना ज़्यादा 1.5 करोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कंपनी और पंजाब ने डिसाइड किया कि कंपनी अब कश्मीर और हज़ारा रूल करेगी, क्योंकि ये पहले पंजाब की टेरिटरी में आता था। और ये कश्मीर और हज़ारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने डोगरास को दे दिया। तो डोगरास अभी भी जम्मू के ही माने जाते हैं, ऑफ कोर्स स्प्रेड हो चुके हैं हिमाचल वगैरह में। हरी सिंह यहाँ के लास्ट किंग थे ऑफ कोर्स। और फिर हुई सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर, जिसमें पंजाब फाइनली डिफीट और एनेक्स दोनों हो चुके थे। किंग जो थे पंजाब की वो पोस्ट हटा दी गई, दलीप सिंह चले गए पढ़ाई करने। बेस्ट, लूज योर किंगडम, गो टू स्टडी। फिर आते हैं हम लॉर्ड डलहौजी पे। 1848 और 1856 के बीच में ये हमारे वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, नॉट वाइसरॉय। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 टाइप के स्टेट्स होते हैं इंडिया में, एक जो मुगल एम्पायर्स का भी पार्ट नहीं है, मराठा की भी पार्ट नहीं है, और इसीलिए टैक्स इसी को भी नहीं देते, और इन स्टेट्स में आप या कोई मतलब लीडर बनाइए अपना, कोई एयर बनाइए, रियल या अडॉप्टेड। फिर हो गए ऐसे स्टेट्स जो या तो मुगल्स के पार्ट हैं या मराठा के पार्ट हैं, और इनको परमिशन लेनी पड़ती है अपना सक्सेसर अपॉइंट करने से। फिर हो गए स्टेट्स जो ब्रिटिश बनाते हैं और उनके तो कोई राइट है ही नहीं अपने एयर्स नॉमिनेट करने के लिए, और ये ऑब्वियसली एम्पायर में चले जाएंगे। तो जो अपने एयर्स नॉमिनेट कर सकते हैं वो कैसे करेंगे, तो उस बारे में लॉर्ड डलहौजी ने बताया कि अगर आपका बेटा गोद लिया गया है तो वो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश से उसको अपना सक्सेसर या एयर क्लेम करने के लिए। तो काफ़ी जगहों पे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप ये आपका सक्सेसर नहीं हो सकता, और अब ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो चुका है और इनको कोई राइट नहीं है अपना एयर डिक्लेयर करने का। तो इसमें कौन से स्टेट्स एनेक्स हुए? सतारा, जैतपुर, सतारा सबसे पहले था, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर, और फाइनली अवध हुआ था एनेक्स ऑन द चार्जेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप गंदा एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लोग परेशान हैं आपके रूल में, इसलिए आप हट जाइए, आपको नहीं आता रूल करना, हम करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस समय? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, नो वे कैन यू फॉरगेट दिस। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे और क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ही बारे में जानते हैं, ये बात बहुत भूल जाते हैं कि रेलवे शुरू हुई। सबसे पहले रेलवे लाइन ले करी गई बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 में, और नेशनलिज्म बढ़ने लगा धीरे धीरे, अनटचेबिलिटी
धीरे धीरे चैलेंज होने लगी, विमेन की पोजीशन पे और बातें होने लगी। ऑफ कोर्स हमने 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन तो हुई थी, बट मैंने विमेन की पोजीशन पे और विमेन लीडर्स पे एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है जो आप प्लीज़ देखिए, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो वो आप अगर 2 घंटा स्पेंड करेंगे तो आई थिंक आपको बेनिफिट हो जाएगा एक या 2 क्वेश्चंस का प्री और मेंस में। फिर नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, स्प्रेड ऑफ डिजीज, पर ये उतना हम नेगेटिव नहीं मान सकते क्योंकि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री बिगेस्ट किलर हैज बिन डिजीज, नॉट वॉर, नॉट पीपल, नॉट लड़ाई झगड़ा, नथिंग, डिजीज की वजह से ही सबसे ज्यादा लोग मरे हैं पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में। फिर पोस्ट और टेलीग्राफ एक्ट भी पास हुआ था 1854 में, और बेरोजगारी बढ़ गई, पोस्टल स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस करे एटसेट्रा। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इस तरीके से याद करिए इसको। रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भूल जाएंगे, पर डलहौजी के अंदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत बेटर हुआ था, ये याद रखिए। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। आई होप आपको लेसन पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज रेट, रिव्यू, रेकमेंड जरूर करें। हाय एवरीवन, हम अपना क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1850 के साथ, 1857। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया है, और आप मेरे को इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमने डलहौजी और उनके कुछ रिफॉर्म जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और आईटी के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिफॉर्म्स पढ़े थे, रेलवेज में और पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। और बातें करते हैं तो वुड्स डिस्पैच जो हुआ था 1854 में, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कह सकते हैं। इसके प्रोविजंस क्या थे, तो मास एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली गई थी। ऑफ कोर्स ये क्लियरली पैन आउट नहीं हुई, अभी भी हम लोग स्कूल ही बिल्ड कर रहे हैं वुड्स डिस्पैच के 150 साल बाद, बट एनीवे मानी गई थी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मास एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन वर्नैक्युलर में होगा। इन लोगों ने अपने एंग्लिसिस्ट आइडिया से नाम कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया। हायर एजुकेशन इंग्लिश में होगा यस, बट बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने वर्नैक्युलर चूज किया। बहुत अच्छा एक जो स्टेप था। और टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस भी खोले कुछ यूनिवर्सिटीज भी खोली, विमेन एजुकेशन प्रमोट किया, टीचर्स को ट्रेन किया। बेसिकली वुड्स डिस्पैच एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 1854 में हुआ, जिस समय वाइसरॉय हमारे गवर्नर जनरल थे। फिर इसके बारे में आप सोच सकते हैं एज अगेंस्ट चार्टर एक्ट। ऑफ कोर्स इसमें तो आपको सोचना ही है, चार्टर एक्ट और मैकॉले मिनट, कि कैसे उस समय की अंडरस्टैंडिंग थी, क्यों उन्होंने एंग्लिसिस्ट आइडिया चूज करा था, और अब क्यों वो चेंज कर रहे हैं और ओरिएंटल आइडिया जिसमें वर्नैक्युलर में पढ़ा रहे हैं, ये बदलाव क्यों आया, ये आपको सोचना चाहिए। फिर और क्या हुआ था डलहौजी के टाइम पे, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शुरू हुए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस वगैरह के लिए, हिल स्टेशंस डेवलप हुए। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह में एम्फेसिस था इनका। एनेक्सेशन ऑफ अवध के बारे में भी बात कर चुके हैं हम लोग, जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हुआ था, यानी कि उन्होंने गंदा एडमिनिस्ट्रेशन किया, उनकी प्रजा खुश नहीं थी, इसलिए उनको हटा दिया और उनकी जो अवध की राजपाट है उसको एनेक्स कर लिया। और विडो रीमैरिज एक्ट हिंदूज के लिए पास हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने एडवोकेट किया था। फिर आते हैं लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, तो लॉर्ड कैनिंग हमारे आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई है। और बिफोर रिवोल्ट के बारे में बात करते हैं, एक और बात कि उन्होंने काफी सारी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। तो रिवोल्ट के कॉजेस क्या थे, मिलिट्री कॉजेस कुछ कुछ थे, जो ऑफ कोर्स बेसिक मिलिट्री नहीं थे, सोशल कॉजेस थे, मिलिट्री के अंदर से, मिलिट्री से राइज हो रहे थे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सारी की सारी जो सोल्जर्स थे वो सारे इंडियंस थे। अब उनके जो सेंटिमेंट्स थे, जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स थे, सोशल बिलीफ्स थे, उनको कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया था ब्रिटिश ने। उन चीज़ों को बिल्कुल भी अपनाया नहीं उन्होंने, और वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई उनकी पॉलिसीज में। जैसे कि यूज ऑफ फैट ऑफ एनिमल्स इन मेकिंग कवर ऑफ कार्ट्रिजेस। तो अगर आप रूमर फैलेगा कि काओ फैट है या पिग फैट है, तो ऑब्वियसली जो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है बहुत परेशान हो जाएगी। और क्या था, नो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, अलग सैलरी होती थी, कम सैलरी होती थी,
अब्रॉड जाने के लिए अलाउंस नहीं देते थे। अब ऑफ कोर्स अब्रॉड का मतलब आप बंगाली सोल्जर्स को पंजाब भेज रहे हो, पर उस समय वो अब्रॉड ही था। जैसे उस समय वेस्ट पंजाब के लोगों के लिए ईस्ट पंजाब अब्रॉड नहीं होगा, पर अब तो वो अब्रॉड है। तो अब्रॉड की डेफिनेशन बदलती रहती है, विलायत क्या है, बाहर क्या है, ये वाली बात बदलती रहती है। और उस समय जो उनका आइडिया था कि ये बाहर है और ये हमारा घर है, ये ब्रिटिश ने नहीं अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा कि ये इंडिया है और आप इधर रहिए, इधर कहीं भी आपके लिए अब्रॉड नहीं है। तो इससे लोगों को पसंद नहीं आया। और क्या था, अपर कास्ट हिंदूज की बिलीफ थी कि अगर आप सी क्रॉस करेंगे, अगर आप नदी से कहीं जाएंगे, तो आपकी कास्ट खो जाएगी, कम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये विश्वास को उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी और जहां पोस्टिंग करना चाहते थे वहां पोस्टिंग करवाते थे। और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन था, रेसिज्म था, बहुत ऑप्रेस करा था इंडियन सोल्जर्स को, और कोई भी चांस नहीं देते थे प्रमोशन की, क्योंकि इनके पास ऐसे भी लॉज थे कि अगर 500 पाउंड से ज़्यादा आपकी सैलरी है तो आप इंडियन नहीं हो सकते, फिर आपको ब्रिटिश ही होना है। तो ये एक क्लास डिस्टिंक्शन भी मेंटेन करते थे। तो इसमें से आपको क्या समझना है? ऑफ कोर्स हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री तो जाननी है, बट और क्या समझना पड़ेगा कि अगर आप पब्लिक पॉलिसी बनाते हो, अगर आप एक देश को चलाना चाहते हो, तो आपको एक्चुअल में उस देश के क्या बिलीव्स हैं वो समझना पड़ेगा। आपके क्या बिलीव्स हैं वो साइड रखकर देश के लोगों के क्या बिलीव्स हैं, वो कैसे थिंक करते हैं, वो समझना पड़ेगा, वरना आप कर ही नहीं पाएंगे, रिवोल्ट हो जाएगी फिर तो। और 100 साल बाद आपका एम्पायर खत्म हो जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगी, भगा देंगे आपको, आज़ादी मांगेंगे। समझना पड़ता है गाइस, इसीलिए ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना है, इंस्टेड ऑफ थोड़ी बहुत एक जो 2 पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट जनरल इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा डीप देखना पड़ेगा इन कॉजेस में। और पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे? ऑफ कोर्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का जब एनेक्सेशन हुआ तो वहाँ के जो लोग थे बड़े दुखी हुए अपने राजा को निकाला देखकर, और उन्होंने भी काफ़ी रिवोल्ट किया। सारे स्टॉर्म सेंटर्स इसके लखनऊ और अवध के एरिया में थे, मेरठ में थे। फिर इकोनॉमिक्स क्या थे? ऑफ कोर्स टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत पॉवर्टी था, बहुत अनरेस्ट था, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी। बेरोज़गारी तो इतनी ज़्यादा थी क्योंकि इंडस्ट्री सारी ख़त्म हो गई थी हमारी। सोशियो कल्चरल रीजंस भी थे, जैसे कि जो सोशल रिफॉर्म्स ब्रिटिश ने पास करे, जैसे कि हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट या फिर बंगाल सती रेगुलेशंस, और भी बहुत सारे छोटे छोटे थे। तो उससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। क्रिश्चियन मिशनरीज जो लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे, इससे भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। मुस्लिम एलीट्स बड़े परेशान थे, स्पेशली अवध के। क्यों? क्योंकि पहली बात तो थी कि मुगल्स थे उस समय, उन ब्रिटिश के पहले रूलर्स। जब मुगल्स रूलर्स थे तो मुस्लिम्स को एक स्पेशल प्रिविलेज तो मिलेगा ही, चाहे आपका राजा सेक्युलर हो या नॉन सेक्युलर हो, पर अगर कोई भी रिलेशन है तो आपको प्रिविलेज तो मिलेगा ही मुस्लिम होने से। और दूसरी बात कि पर्शियन जो थी वो भाषा बदल दी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अगर सारे जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट इंग्लिश में बनते हैं और फिर बहुत सारी और भाषाओं में बनते हैं, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि धीरे धीरे सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पर्शियन की जगह इंग्लिश में कर दिए। अब मुस्लिम्स को उतना ज़्यादा चांस नहीं मिला था पढ़ाई लिखाई करने का ब्रिटिश के अंदर, ये ज़्यादातर हिंदुओं ने करी थी। अब जब हिंदुओं ने करी थी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इंग्लिश के अंदर, मतलब हिंदुओं को ही इंग्लिश आती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने का मौका मिला। और मुस्लिम्स जिनको पर्शियन और अरबिक आती थी, उनके लिए काम की अपॉर्चुनिटी कम हो गई, इसीलिए उन्होंने बहुत सफ़र किया। इसीलिए काफ़ी जो मुस्लिम्स का मूवमेंट था, जैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह, वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करें, ब्रिटिश के साथ लॉयल रहें। ये वाली बात मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने कोर्सेज में समझाई है, बट वो किसी एक कोर्स में नहीं है, धीरे धीरे अलग अलग कोर्सेज में जैसे जैसे बात आती है वैसे वैसे समझाई है मैंने मुस्लिम एलियनेशन की बात। पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, तो ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। फिर सेंटर्स और लीडर्स कौन थे? ये तो 100% रट लीजिए आप, कभी भी आ सकता है प्री में।
मंगल पांडे थे बाराकपुर के कैलकाटा में लीडर। फिर मेरठ में काफ़ी सारे सोल्जर्स थे जो मेरठ कैंटोनमेंट से उन्होंने रिवोल्ट शुरू करी थी। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में लीडर घोषित कर दिया गया था। और कौन थे दिल्ली में? जीनत महल, बख्तवार खान, खान बहादुर खान बरेली में लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, ये तो हमें पता ही है, बॉलीवुड ने रटा ही दिया ये बात। फिर हजरत महल लखनऊ में लीडर थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में लीडर थे, नाना साहेब तांत्या तोप अजीमुल्ला कानपुर में थे, वीर कुंवर सिंह आरा बिहार में थे, और मौलवी पीर अली पटना में थे। तो ये बात रट लीजिए 100%, नो क्वेश्चन। पर रोमन सर ने एक बहुत अच्छा डिटेल में कोर्स बनाया है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं। फिर लास्टली एनालिसिस करते हैं कि काफ़ी सारी जगहों पे मुस्लिम्स लीडर्स थे, पर ये जो सेंटेंस है इन अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स आर नोवेयर अ मेजॉरिटी, ये गलत है गाइस। आई एम सॉरी बट मेरे को ये रिएटरेट करना पड़ेगा कि ये गलत सेंटेंस है। मैंने ये स्लाइड्स नहीं प्रिपेयर करी हैं, सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस। मुस्लिम्स की मेजॉरिटी पॉकेट्स थी काफ़ी जगहों पे, जैसे बंगाल में मुस्लिम्स थे 50% मुस्लिम 50% हिंदू। पंजाब में अबाउट 51% मुस्लिम्स थे और 49% हिंदूज थे। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स इंडिया में कहीं भी मेजॉरिटी में नहीं थे, और थे ज़रूर थे। और जो हमारे स्टॉर्म सेंटर्स हैं जैसे कि मेरठ और यूपी वगैरह, ठीक है, वहाँ पे 13% मुस्लिम्स थे, कम थे, पर वो इतने ज़्यादा प्रेस्टीज और एलीट पोजीशन में थे कि उनका बहुत ज़्यादा स्वे था, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि जोग्राफिकल एक्सटेंट जो है, तो दिल्ली, मेरठ, अयोध्या, कानपुर, बरेली, पटना, बाराकपुर वगैरह, ये बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया का है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्दर्न फिनोमेना है, वो भी थोड़ा यूपी बिहार दिल्ली का एरिया, और ज़्यादा एरिया नहीं है। तो इसको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो ऑब्वियसली नहीं थी, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, तो कुछ पॉकेट्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको लेसन पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।